नमस्कार, 11 की गर्जना आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा आरोप, निकाय चुनाव टालने की साजिश हो रही है। तैयारी नहीं होने की वजह से निकाय चुनाव टालने की साजिश की जा रही है। जो लोग वोट गए हैं उनको सब देख रहे हैं। निकाय चुनाव में गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निषाद पार्टी और सहयोगी दलों को सीट देने का निर्णय केंद्रीय आलाकमान लेगा। अगर निर्णय होगा तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। वहीं जयंत चौधरी के बयान पर कहा, जयंत किसी से भी गठबंधन कर ले, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी है, हम चुनाव जीतेंगे। मुसलमानों को भी निकाय चुनाव में टिकट दिया जाएगा। सपा के कानून व्यवस्था के ट्वीट पर कहा, सपा अपने शासनकाल को याद करे, उससे कहीं बेहतर आज कानून व्यवस्था है। तो ये तमाम बातें भूपेंद्र चौधरी ने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आरोप वो लगा रहे हैं, उनका कहना है निकाय चुनाव को टालने की साजिश हो रही है। तैयारी क्योंकि पहले से नहीं है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि निकाय चुनाव आगे टल जाए। चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है और जयंत चौधरी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने कहा निकाय चुनाव में सपा और इसके साथ साथ रालोद और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। आज हमारे किसानों के नेता, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती है और मेरा भी कार्यक्रम, उनका जो जन्म स्थान है नूरपुर में, हापुड़ में, वहीं मैं श्रद्धांजलि प्रकट करने चौधरी साहब की सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ उपस्थित रहेंगे। जहाँ तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की, देश की जनता इन सारे विषयों को जानती है और हम सब लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और जो काम हमने किए हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। अब ये षड्यंत्र की बात की है, सरकार आपकी है, सब शासन प्रशासन आपका, षड्यंत्र कौन कर रहा है चुनाव रुकवाने के लिए? जो आपने देखा, कौन लोग कोर्ट में, कौन याचिका लगाए, कौन गए कोर्ट में? माननीय न्यायालय में जो लोग गए हैं उन्हें सबकी जानकारी है कौन लोग हैं उसके पीछे। तो चुनाव में हम लोग तो, हमारी तैयारी है पूरी। इन लोगों की तैयारी है भी, गठबंधन की कल्पना कर रहे हैं, कौन कौन साथ आएगा, कौन कौन जाएगा, अपने पुरानों को संभालने रहे, नए को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब इनका अपना एजेंडा है। लेकिन जनता, प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है कौन दल देश के, समाज के हित में काम कर रहा है, कौन विकास के काम कर रहा है, कौन देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, सब जानकारी है। 17 नगर निगम है, वहाँ पे पसमानदा समाज का सम्मेलन कराने की भी आपकी योजना है। क्या बीजेपी मुसलमानों को टिकट देगी निकाय चुनाव के अंदर? हाँ, निश्चित रूप से हम जो हमारे अनुकूल आएगा, राजनीतिक दृष्टि से जो परिणाम ठीक से दे पाएंगे, मतलब हम जीत सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्वे करा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और सभी सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ेगी। अल्पसंख्यक बाहुल पे भी लड़ेगी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी बड़ी संख्या में हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव को लेकर जो सहयोगी दल है उनके साथ गठबंधन होगा या नहीं, इसके केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन अगर निर्णय होता है तो सहयोगी दलों को भी सीट दी जाएगी। कृष्ण धर्मतरंग साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले यूपी के लिए खुशखबरी है। यूपी को 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 16 देशों से यूपी को निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म से रफ्तार पकड़ेगा यूपी का विकास, ये मुख्यमंत्री का कहना है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की सफलता का बड़ा आधार बनेगा GIS। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो भी करे, ये तैयारी की जा रही है। सीएम आवास पर गुरुवार 5 घंटे तक एक बड़ी बैठक चली। 16 देशों के 21 शहरों की यात्रा पर मंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी की बात यह है कि 16 देशों से यूपी को निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और करीब 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और जो लक्ष्य रखा था सरकार ने
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर वो सफलता का बड़ा आधार बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो भी किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। उसके लिए तैयारी की जा रही है। सीएम आवास पर गुरुवार को दरअसल 5 घंटे तक बड़ी बैठक चली और इस बैठक में जो मंत्री बाहर गए थे विदेशों में, उन्होंने रोड शो किया और कितना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो विदेश के बाद भारत में अलग अलग शहरों में रोड शो को लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में लिखा, विदेशी निवेशकों के साथ साथ हमें अपने देश के निवेशकों से भी संपर्क करना है। देश में होने वाले रोड शो के लिए नई योजना, नई टीम बनाई जाए जिसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री गणों को शामिल किया जाए। देश में होने वाले रोड शो 15 जनवरी तक संपन्न कर लिए जाएं। प्रदेश में पहले से निवेश कर रहे औद्योगिक समूह हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके अच्छे अनुभवों को हमें अन्य निवेशकों के साथ साझा करना चाहिए। तो ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई बैठक के बाद ट्वीट किए जिसमें सीएम ने लिखा, विदेश में G2G और B2B बैठकों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि क्षेत्रों के साथ साथ अनेक औद्योगिक समूहों से गोरखपुर, काशी, प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर आदि शहरों में निवेश के लिए उत्सुकता जताई गई है। हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, ड्रग्स व फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी बैटरी विनिर्माण, MSME, दुग्ध शिक्षा, डिफेंस एंड एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन विनिर्माण, कृषि, टेक्सटाइल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डेटा सेंटर, रिवर बेसिन मैनेजमेंट आदि सेक्टर में निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक समूहों ने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। ये ट्वीट और योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। आगे लिखते हैं, डसॉल्ट, सैफ्रॉन, एयर लिक्विड, थॉमसन, सेमिना कॉर्पोरेशन, सिलास, HMI ग्रुप, सैमसंग, आइकिया, एरिक्सन, मदरसन, एनटीटी ग्लोबल, मित्सुई जैसी कंपनियों ने उत्साह दिखाया है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए निवेशकों की जरूरत के अनुसार हर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ये निवेश प्रस्ताव हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनेंगे। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जिस भी देश में टीम यूपी गई, हर जगह भारतीय दूतावास का सकारात्मक सहयोग मिला है। दूतावासों से सतत संवाद, संपर्क बनाए रखें। सभी 16 देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों को मेरी ओर से आभार पत्र लिखा जाए। तो ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश की बाहर आने वाली है। कितने देशों का प्रस्ताव है ये आपको बताते हैं। करीब 16 देशों की ओर से निवेश का प्रस्ताव मिला है। कितने रकम का प्रस्ताव है वो भी आपको बता दें, 7,12,288 करोड़ का प्रस्ताव है। अमेरिका, ब्रिटेन ने भी दिलचस्पी दिखाई है 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब तक कितने MOU साइन हुए हैं, उनकी संख्या करीब 149 है। संभावित रोजगार अवसर 7,02,415, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये इन्वेस्टर समिट अपने आप में अभूतपूर्व रहने वाला है। और जो विजन लेकर चल रहे थे योगी आदित्यनाथ, उसको पूरा करने पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर से खबर, जहां हाईवे पर 3 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, एक की मौत की खबर है। गाड़ी के अंदर फंसे एक शख्स को बाहर निकाला गया है, बाकी 2 के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है और उनको निकालने की भी कोशिश जारी है। NH2 पर मलवा के केंची मोड़ के पास का ये पूरा हादसा है, जहां हाईवे पर 3 गाड़ियों की भिड़ंत, एक की मौत की खबर। गाड़ी के अंदर एक शख्स फंसा हुआ था और जिसको निकाला गया, 2 शख्स और फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। NH2 पर मलवा के केंची मोड़ के पास यह हादसा हुआ। जो मौके से तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी है। 3 गाड़ियों की भिड़ंत में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। गाड़ी के अंदर फंसे एक शख्स को निकाल लिया गया है। 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा, गाड़ियों की भिड़ंत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। संदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अभी भी वो 2 लोग फंसे हुए हैं? क्या उनको निकाल लिया गया है? कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं? जैसा कि बता दूं कि पूरा मामला मलवा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ NH2 की घटना है, जहां एक बोरिंग वाला जो वाहन था वो जा रहा था। अचानक उसके ब्रेक मारते ही पीछे से आ रहे 2 कंटेनर
आपस में एक के बाद एक करके टकराते चले गए, जिसमें एक कंटेनर में जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत हो चुकी है, एक को बाहर निकाला जा चुका है। अभी 2 लोग फंसे हुए हैं जिनको क्रेन की मदद से उनको बाहर निकाले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मौके पे एसओ सहित जहां भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और स्थानीय लोगों की मदद से जहां इस रेस्क्यू करते हुए जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 2 लोगों के फंसे होने की आशंका और उसके बाद उनको निकालने की कोशिश जारी है। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर से अगली खबर, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर है। कोहरे में डीसीएम और कार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर कलसिया के पास देर रात कोहरा होने की वजह से डीसीएम और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में कार सवार शाहरुख और आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डीसीएम का ड्राइवर भी फरार हो गया। कार सवार दोनों युवक कलसिया से बाबेल बुजुर्ग लौट रहे थे। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर घर आ गए। एक और हादसे की खबर, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मऊ में मलिन बस्ती में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। युवक को 3 गोलियां मारी गई। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जो घटना को अंजाम देने के बाद फरार है। तो बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है। घटना के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। मैं अपने मोहल्ले में बैठा था, 2 गाड़ी से आए, अमित ठटरा, अभय ठटरा, अजय दुबे, रोमियो तथा मन्नू ठटरा, 5 लोग कहा था और गोली चलाने स्टार्ट कर दी। मैं भागा, मेरे हाथ में लगा, 2 कमर में। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकेंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। टीकाकरण अभियान में आज से नेजल वैक्सीन शामिल होने जा रही है। एक्शन में सरकार लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से बाकी के देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए लगातार बैठकें भी हो रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले पाएंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। टीकाकरण अभियान में आज से नेजल वैक्सीन भी शामिल हो जाएगी। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है जिसको आज से शामिल किया जा रहा है टीकाकरण अभियान में। आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। मॉक ड्रिल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के अस्पताल में मौजूद रहेंगे। अचानक कोई मरीज आ जाता है तो कैसे उसे डील करेंगे, ये देखा जाएगा। इमरजेंसी वाला मरीज हो तो कैसे उसे डील किया जाएगा। मास्क फिलहाल एडवाइजरी के तौर पर ही रहने वाला है। तो देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के अस्पतालों में मौजूद रहेंगे। अगर अचानक से कोई मरीज गंभीर स्थिति में आ जाता है तो किस तरीके से उसे डील किया जाएगा, उसकी एक रफ प्रैक्टिस की जाएगी। इमरजेंसी वाला मरीज हो तो कैसे उसको डील किया जाएगा, इन तमाम व्यवस्थाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देखेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार लगातार बनी हुई है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मीटिंग करेंगे। राज्यों में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। हर एक राज्य में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक में इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। विदेशी यात्रियों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। सभी एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन में हमने इतिहास रचा। देश वायरस के खिलाफ तैयारी के साथ खड़ा है। कोरोना पर भारत सरकार की पूरी तैयारी है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 लैब है। बीजेपी की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे ले जा रही है। 2014 तक इस देश में सिर्फ 6 एम्स अस्पताल थे। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 16 नए एम्स अस्पताल बनाए हैं।
जो अभियान चलाई गई वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव-गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2-2 वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल 2-2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4-4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। से खबर, परिवहन मंत्री ने देर रात छापेमारी की। ट्रांसपोर्ट नगर को मोरंग मंडी पहुंचे हैं परिवहन मंत्री। मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है। मंत्री के छापे से मौके पर हड़कंप है। परिवहन मंत्री ने फोन पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, उसी दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की मोरंग मंडी परिवहन मंत्री जब पहुंचे थे, मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों को भी सीज किया गया है। मंत्री के छापे के बाद मौके पर हड़कंप मचा है। परिवहन मंत्री ने फोन पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी परिवहन मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आधी रात ये एक्शन लिया गया। परिवहन मंत्री देर रात छापेमारी के लिए पहुंचे। ट्रांसपोर्ट नगर की मोरंग मंडी जब मंत्री जी पहुंचे हैं, उस दौरान की ही ये तस्वीरें हैं। आइए थोड़ा इसका निरीक्षण कर लीजिए आप। आप लोग एकदम कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए लाइन से, ये देखिए इतनी ओवरलोड गाड़ियां चलेंगी, मैंने कोई डर नहीं आप लोगों को, कोई एक भी चीज का डर नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने कितने ओवरलोड है। ये आप देखिए इसको, ये देखिए बड़ा वाला दिखाते हैं ना, नहीं ये नहीं, इनको देखिए मैंने पूरा उसको आगे पार्किंग सब आगे सब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कितने, ये देखिए इसने तो कागजात देने से मना करते हैं कि हम ड्राइवर नहीं है। ये देखिए और सुनिए, ये देखिए इस तरह से ये जो है ये नंबर प्लेट का ही। और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ भी परिवहन मंत्री मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश जी, ओवर टू यू। देखिए, जिस तरीके से परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रात में लगभग 4 घंटे तक ये ऑपरेशन किया। लगभग वो कुछ दिन पहले बनारस गए थे, वहां भी उन्होंने जांच की थी। एक बार बुंदेलखंड की यात्रा उन्होंने 15 दिन पहले की थी, वहां भी जांच की थी। और प्रयागराज गए थे, वहां भी जांच की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाकर उन्होंने जांच की थी। ये एक पूरा परिवहन विभाग में रैकेट का काम करता है। आपको याद होगा कि परिवहन विभाग में दलाल बैठे रहते थे। कोई भी ऐसा विभाग प्रदेश का नहीं होगा जिसमें दलाल पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हों, लेकिन परिवहन विभाग के दलाल करोड़ों रुपए कमाते थे और परिवहन विभाग का काम दलाल करते थे, भ्रष्टाचारी करते थे। दलालों की पूरी इस श्रृंखला को खत्म करने का प्रयास परिवहन मंत्री ने किया है और इसी वजह से वो 4 घंटे का ऑपरेशन रात में उन्होंने अंजाम दिया है। खुद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ है, जो इस पूरे ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे, बताएंगे दर्शकों को और सचेत करेंगे उन भ्रष्टाचारियों को कि जो एबीपी गंगा देख रहे होंगे वो संभल जाएं, उन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और उन भ्रष्ट अधिकारियों का भी निलंबन होगा। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी जा रही है। देखिए, लगातार शिकायतें ओवरलोडिंग के लिए मिल रही थी, लखनऊ में भी, उन्नाव में भी, और ये अपने बांदा, हमीरपुर, उरई से ओवरलोडिंग गाड़ियाँ कई प्रांत के कई जिलों में जा रही थी। लगातार शिकायतें मिल रही थी।
कल मैंने 2 बजे रात से लेकर के 6 बजे तक मैंने इसके खुद स्वयं गया वहाँ पर जा कर के देखा, और सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वहाँ पर जो है ओवरलोडिंग प्राप्त हुई। मैंने आरटीओ को, डीटीसी को, सबको फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप लोग यहाँ आइए। वो लोग आए, उन लोगों के सामने फिर उन लोगों की चालान हुआ, सीज की गई गाड़ियाँ। उसके बाद मैं IIM चौराहा पर गया, उसके बाद आपके कमता जहाँ जहाँ उनके स्थान चिन्हित थे उस जगहों पर गए, और बहुत जगहों पर ये बरामद हुआ। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि पूरा एक इन लोगों ने समानांतर एक पासर एक करके जो है जो गाड़ियाँ पास कराते हैं, उस तरह के एक रैकेट हम लोगों ने पकड़ा, जिसमें उन लोगों के मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं, और वो पूरे लाइव चलते हैं कि मंत्री कहाँ जा रहा है उसको उनको जानकारी है, 1-1 मिनट की जानकारी है। हमारे अधिकारी घर से कब निकल रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, उनका मूवमेंट किधर है, वो सब तरह के वो करके, और एक बहुत बड़ा रैकेट इस तरह के वो चलाते हैं। और जब आप बता रहे थे अभी तो बड़ा रोचक था, वो दर्शक भी वो मोबाइल है, उस पर उन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, आप उसको देखेंगे तो वो जैसे वायरलेस में बोलते हैं कि भाई कोई मैसेज देते हैं पुलिस, उस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं कि मंत्री सड़क पर है, इधर है, बुहान रोड पर है, भाई फतेहपुर वाले अपनी गाड़ी इधर कर लें, इधर आ सकते हैं, कानपुर वाले ऐसे कर लें, गाड़ी नीचे कर लें, भाई हम लोग इसके वो नहीं जानते। अब कहीं अधिकारी निकल चुके हैं, आरटीओ अपने घर से निकला है, उसके साथ एक स्कॉर्पियो है, इस तरह के मैंने लाइव लोकेशन सबके वो दे रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि एक पूरा एक उनका एक गैंग है, पूरा ये एक जगह नहीं है, ये हजारों फ़ोन उनसे जो है जुड़े हुए हैं, जो उसमें ट्रांसपोर्टर भी जुड़े हैं, उसमें जो ड्राइवर से लेकर के सब। मैंने एक बड़ा सवाल है कि मंत्री कहाँ मूव कर रहा है, इसकी जानकारी तो मंत्री के कैवलकेड में, काफिले में चलने वाले लोग भी दे सकते हैं। एक पल की खबर है, उनको एक पल की खबर है कि कब हम घर में एंट्री कर रहे हैं, कब आउट हो रहे हैं, कब जो है हमारे अधिकारी किधर मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक चीज को वो जानते हैं। तो दर्शकों को बता दूं, ये एक बड़ी खबर आ रही है। परिवहन मंत्री का साफ कहना है कि परिवहन मंत्री का मूवमेंट कहां है, वो घर से कब निकल रहे हैं, किस गाड़ी में बैठ रहे हैं, कब घर के अंदर आ रहे हैं, किस सड़क पर जा रहे हैं, सड़क से किस कोने में जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, उनसे कौन मिलने आ रहा। एक मूवमेंट ट्रांसपोर्टर जो इस भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, उनको इस बात की जानकारी है, और सारे मूवमेंट की जानकारी है। अगर मंत्री घर से बाहर निकलते हैं और निकल के किस सड़क पर जाते हैं, इसकी जानकारी जो इस पूरे रैकेट में शामिल भ्रष्टाचारी हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो देते हैं। इसका मतलब यह है कि परिवहन मंत्री के काफिले में चलने वाले ड्राइवर, उनके साथ में चलने वाले सिपाही, उनके साथ में चलने वाले कर्मचारी, उनके साथ में चलने वाले कोई ऐसा शख्स है जो इस पूरे मामले की जानकारी इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को दे रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है परिवहन मंत्री की। वो तो मैं जब मोबाइल उन लोगों के बरामद हुए, मोबाइल में वो मैं आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, उन लोगों को पता नहीं कि मोबाइल अब ये मोबाइल पकड़ी जा चुकी है, और वो अपनी लाइफ सब बता रहे थे। आपके पास वो मोबाइल के मैं इसे जांच के लिए भेज रहा हूँ, उसको एसटीएफ से जांच होगी उसकी, और सभी लोग जो भी इसमें संबंधित दोषी पाए जाएंगे सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ के अभी चीफ से आप बात कर रहे थे, आपने उनसे सारी बातें कही, और इस पूरे मामले को एसटीएफ चीफ ने बहुत गंभीरता से सुना। वो इस पूरे मामले में अगर जो दोषी पाया जाएगा, इस पूरे रैकेट को जब वस्ट किया जाएगा, तो लोगों पर लगता है कि आधे दर्जन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी नपेंगे। जो भी जांच के दायरे में आ जाएगा, जो पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, कोई ओवरलोडिंग नहीं चलेगी। और इसके लिए हम लोग शुरू से ही इस पर अभियान को चलाए हैं। हम लोग बहुत हद तक मैंने इस पर हम लोगों ने नियंत्रण किया है, लेकिन फिर भी एक ऐसे जो रैकेट चल रहा है कि जो पूरे एक तरह से समानांतर एक पासर, उसको पासर बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग लग करके, और उनकी पूरी एक चेन है, ढाबे हैं, होटल्स हैं, और कई जगहों पर उनके लोग बैठे रहते हैं। हर एक हमारे अधिकारियों पर उनकी निगरानी है, स्वयं मेरे पर भी निगरानी है। कोई वो ऐसे तंत्र को मुझे समाप्त करना है, इसके लिए मैं खुद अभी आपको यहाँ पर मैं लखनऊ। चलिए, बिल्कुल वीरेश जी, तो बड़ी बातें परिवहन मंत्री की तरफ से कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो आगे आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।